बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबाओ। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि घंटी दबा दो भाई। अरे कुछ और दबाने के लिए नहीं कह रहा हूं, घंटी दबा दो यार, घंटी दबा दो भाई। बटले शाहिद कपूर की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है कॉकटेल 2। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। शाहिद बटले की लास्ट हिट फिल्म थी कबीर सिंह, जो 2018 में रिलीज हुई थी। यानी कि इस बटले की पिछले 8 सालों में जितनी फिल्में भी रिलीज हुई हैं वो सब की सब डिसास्टर हैं। इतनी फिल्में डिसास्टर होने के बावजूद भी इस फिल्म का शाहिद कपूर को कितना पैसा मिला होगा? शाहिद ने इस फिल्म के लिए चार्ज किया है 40 CR। कितने भाई साहब? 40 CR। रश्मिका ने चार्ज किया है 4 CR और कृति सेनन ने चार्ज किया है 5 CR। इस फिल्म को बनाने के लिए सुपरविजन किया है डायरेक्टर लव रंजन ने, क्योंकि प्रोड्यूसर दिनेश विजन ऐसा मानता है कि लव रंजन एक बहुत ही बड़ा जीनियस इंसान है। वो जो भी फिल्म बनाता है सुपरहिट ही होती है। हालांकि यह अलग बात है कि उसकी पिछली 3 फिल्में सुपर डिसास्टर हैं। तो कुल मिलाकर इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 125 CR और इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस हो सकता है मैक्सिमम 5 CR के ऊपर हो नहीं सकता। लाइफ टाइम बिजनेस हो सकता है मैक्सिमम 30 to 40 CR। यानी कि इस प्रोजेक्ट में नुकसान होगा कम से कम 50 to 60 CR का। शाहिद कपूर ने पिछले 8 सालों में तकरीबन 8 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर दी हैं और हर प्रोड्यूसर को कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद भी बॉलीवुड के निर्माता शाहिद के साथ फिल्में बनाते रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इन निर्माताओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको शाहिद के साथ फिल्म करनी ही है। अरे भाई, जब आपको पता है कि आपका कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए का नुकसान होना ही होना है उसकी फिल्म में, तो फिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको फिल्म बनानी है? किस किताब में लिखा हुआ है कि आपको फिल्म बनानी ही है? हॉलीवुड में एक 26 साल का लड़का है जो एक यूट्यूबर है। उसको फिल्म बनाने का शौक था तो उसने एक छोटी सी फिल्म बनाई जिसका नाम है ऑब्सेशन। ये एक हॉरर फिल्म है और इसकी लैंडिंग कॉस्ट है 7 CR रुपीज। मैं रुपीज में आपको बता रहा हूं और आप जरा एक अंदाजा लगा करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अब तक कितना बिजनेस कर लिया होगा? 200 करोड़ का, 400 करोड़ का, 600 करोड़ का, 800 करोड़ का, 1000 करोड़ का? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। यह फिल्म अब तक 1400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस 7 करोड़ की फिल्म ने धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो 300 करोड़ के बजट में बनी थी। अब दुनिया भर के फिल्म मेकर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसको इतनी दुनिया देख रही है। इस फिल्म में ऐसा क्या है कि जितने भी यंग बच्चे हैं उनको यह फिल्म देखनी ही देखनी है। तो अब इस फिल्म की देखा देखी ना जाने इस तरह की कितनी फिल्में बनेंगी, लेकिन चलेगी कोई नहीं, क्योंकि ओरिजिनल तो एक ही होती है भाई साहब। जैसे फिल्म सैयारा सुपरहिट रही थी, सैयारा की तरह कितनी फिल्में बनी, कोई नहीं चली, क्योंकि ओरिजिनल तो एक ही होती है भाई। बॉलीवुड में एक मीठा डबल ढोल की एक्टर है जिसका नाम है पंकज त्रिपाठी। इसका बेस्ट फ्रेंड है करण जौहर। कौन? करण जौहर। अब पंकज ने बताया है कि वो जो फोन यूज कर रहा है वो 20 साल पुराना फोन है और पंकज ने यह भी बताया कि आज तक भी वो व्हाट्सएप यूज नहीं करता। और मैं ये बात सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं, क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे हैं। मेरे बच्चे एकदम पुराने टूटे फूटे फोन लेकर घूमते रहते हैं। मैं लड़ता रहता हूं, यार नया खरीद लो, नया खरीद लो, नया खरीद लो, लेकिन वो खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं नहीं, ये तो बढ़िया फोन है, ये तो एकदम कमाल का फोन है, ये तो मेरा लक्की फोन है, मैं चेंज नहीं करूंगा। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि जो अफोर्ड कर सकता है, जो हर महीने एक नया फोन खरीद सकता है, वो नहीं खरीदेगा कभी भी। हमेशा उसको लालच रहेगा नया फोन लेने का जो ले नहीं सकता, जो अफोर्ड कर नहीं सकता। एक कहावत है ना कि सामने पड़े को तो शेर भी नहीं खाता भाई साहब। शेर भी अपने शिकार को तभी खाता है जब वो उसका शिकार करता है। पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है शोएब मलिक। इसकी पहली शादी हुई थी हैदराबाद में एक लड़की से, फिर दूसरी शादी भी हैदराबाद में ही हुई सानिया मिर्जा से। सानिया मिर्जा को डिवोर्स देने के बाद इसने एक और लड़की से शादी की, उसको डिवोर्स देने के बाद इसने एक और लड़की से शादी की और अब ये भाई 5वीं बार शादी कर रहा है। शोएब मलिक ने बीवियों को ऐसे समझ लिया है जैसे स्टोर में जाओ और नया फोन खरीद लो, दिक्कत ही कोई नहीं है। अरे भाई साहब,
कुछ तो मर्यादा रख गुरुजी। हर महीने नई शादी करता है और कमाल है इन लड़कियों का जो इस पर मरी जाती हैं। इस भाई में ऐसा क्या है जो हर दूसरी लड़की से शादी करना चाहती है यार। उस लड़की का नाम वनीजा सत्तार है जो इसकी 5th वाइफ बनने वाली है। और आप यकीन कीजिए ये लड़की इतनी सुंदर है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि इस लड़की को इस भाई में ऐसा क्या दिखा है कि वो उसकी 5वीं बीवी बनने के लिए तैयार हो गई है। अमीर तो ये नहीं लगता मुझे, इतने पैसे वैसे तो इसके पास नहीं है। फिर लड़कियां क्यों मरती है इसमें, वजह क्या है कोई बताओ तो सही मुझे। साउथ में एक एक्टर है जिसका नाम है जैन। ये विजय के साथ भी फिल्मों में काम कर चुका है। वही विजय जो इलेक्शन जीतकर चीफ मिनिस्टर बन चुका है। जैन ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। जैन का ऐसा मानना है कि जब वो मंदिरों में दर्शन के लिए जाता था तो उसके साथ बहुत ही भेदभाव होता था, उसको बहुत ही हैरेस किया जाता था और बस यही वजह है कि उसका अपने धर्म से मोह भंग हो गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जैन का ऐसा मानना है कि वो सिर्फ दुनिया में एक ही धर्म है इस्लाम जिसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता जब वो मस्जिद में होता है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है, बस ये इंसान का अपना दिमाग है, अपनी सोच है कि उसका कहां फेथ है, कहां यकीन है और वो किस धर्म को मानता है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं। किसी जमाने में एक लड़की भोजपुरी फिल्मों में काम किया करती थी जिसका नाम है मिताली शर्मा। बहुत ही सुंदर लड़की थी और इसने कई एक फिल्मों में काम किया था, लेकिन आज इस लड़की के हालात ऐसे हैं कि ये मुंबई की सड़कों पर भीख मांगती फिर रही है। ये इस बात का सबूत है कि अगर आप अपने कैरियर को सही से नहीं संभालेंगे, अगर आप अपने कैरियर को सही से लेकर नहीं चलेंगे, अगर आप उस वक्त पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे जब आप कमा सकते हैं, तो फिर आगे चलकर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है। आपको न जाने किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बॉलीवुड में एक सिंगर है अभिजीत जो किसी वक्त में बहुत फेमस हुआ करता था। अभिजीत ने एक वक्त में शाहरुख के लिए बहुत सारे गाने गाए थे। बटले वरुण धवन की एक फिल्म आ रही है जवानी तो इश्क होना है। ये अलग बात है कि बटले पर कभी जवानी आई ही नहीं तो इश्क कैसे होगा। किसी जमाने में एक फिल्म बनी थी बीवी नंबर 1, उसके गाने गाए थे अभिजीत ने और उन गानों को यूज किया जा रहा है बटले की इस फिल्म में। अभिजीत ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब कभी उस फिल्म के गाने रिलीज हुए थे जो सलमान पर फिल्माए गए थे तो सलमान उन गानों की वजह से सुपरस्टार बन गया था, लेकिन ये जो बटला वरुण धवन है ये जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं बन सकता। भले ही इस पर कितने भी गाने फिल्मा दो, कितने भी अच्छे गाने इसको दे दो, ये कभी एक्टर नहीं बन सकता। ये फ्लॉप है, फ्लॉप ही रहेगा। मैं अभिजीत की इस भाई से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, 1000% इत्तेफाक रखता हूं। मैं इस बटले को फिर से कहना चाहता हूं कि भाई साहब तुझ में एक्टर बनने का एक भी गुण नहीं है। बस तेरे लिए यही अच्छा है कि सन्यास ले ले, एक्टिंग छोड़ दे। ये तेरा काम नहीं है, मेरी बात मान ले भाई। जिसको देखो वो तुझे मंदिर का घंटा समझ के बजा रहा है। कुछ तो शर्म कर, कुछ तो मर्यादा रख मेरे भाई। हमारे पीएम मोदी जी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते ही रहते हैं। हम सभी लोगों ने महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक के बारे में पढ़ा है। बहुत ही फेमस है चेतक घोड़ा इतिहास में। तो मोदी जी ने एक ऐसी बात बताई जो किसी को पता नहीं थी। मोदी जी ने कहा कि जो चेतक घोड़ा था उसकी जो मां थी वो गुजराती थी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा जो चेतक घोड़ा था ना उसकी मां गुजराती थी। अब अगर मोदी जी ने ये बात कही है तो बिल्कुल सच ही होगी, क्योंकि मोदी जी की नॉलेज कमाल की है। जो मोदी जी को पता है वो किसी को भी नहीं पता। वैसे तो शाहरुख खान सोशल मीडिया पर ज्यादा कुछ करता नहीं है, लेकिन एक वीडियो रिलीज किया है अमिताभ बच्चन साहब और SRK ने, और इस वीडियो में दोनों ही एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। आप भी देखिए। आपके साथ ये वीडियो करते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि आपके साथ हमने कभी फिल्में बनाई हैं लेकिन ये वीडियो नहीं किया है। सर आप इसे प्लीज इसे आप छाप दीजिएगा, बिकॉज छाप दूंगा सर। ये मेरे लिए हिस्टोरिक है। नहीं सर, ये मेरे लिए हिस्टोरिकल है और मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ एक गाना गाऊं। हाँ सर। ये वीडियो आज के वक्त में इंटरनेट पर वायरल है। ये मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया था इन दोनों ने और कब रिलीज किया था, लेकिन जो भी हो वीडियो देखकर मजा आ गया। दोनों एक दूसरे की जमकर टांग खींच रहे हैं। ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि आज की तारीख में हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, हर कोई इंटरव्यू दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसा वक्त है कि फ्लॉप से फ्लॉप एक्टर का भी इंटरव्यू हो रहा है, पॉडकास्ट हो रहा है। ऐसे वक्त में पूजा भट्ट पीछे कैसे रह सकती है? तो पूजा भट्ट भी किसी ना किसी को इंटरव्यू देती रहती है। Bobby Deol. No. Bobby Deol happened much later. I met Bobby Deol much later in my life. And fell in love with him.
Of course, what's not to fall in love with? तो अब पूजा भट्ट ने पोल खोली है और बताया है कि एक जमाना वो भी था जब वो बॉबी देओल से प्यार किया करती थी, बॉबी देओल के साथ रहा करती थी लिव इन में। पूजा भट्ट ने कहा कि वो टाइम उनकी जिंदगी का बहुत ही कमाल का टाइम था, क्योंकि बॉबी देओल बहुत ही कमाल का बॉयफ्रेंड था। उसका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत ही हैंडसम था और पूजा को बहुत ज्यादा पसंद था। पूजा को अच्छी तरह पता है कि आज की तारीख में बॉबी बेचारा मैरिड है, उसके बच्चे हैं, जबरदस्ती इस तरह की बातें कर रही है। अब ये बातें बॉबी के घर तक भी जाएंगी और बॉबी की पत्नी उससे जरूर पूछेगी, तो बॉबी को जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पूजा जबरदस्ती कंट्रोवर्सी कर रही है। मैं पूजा से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैडम जी, एक बार यह भी सच बता दीजिए कि आपकी जिंदगी में कितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं? 400, 500, 1000, 1200? आपको पता है, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। शाहिद कपूर और कृति की फिल्म कॉकटेल 2 जल्दी ही रिलीज होने वाली है, लेकिन शाहिद इस फिल्म के निर्माताओं से बहुत ज्यादा नाराज है। उसकी वजह यह है कि फिल्म में कृति का रोल बहुत बड़ा है, शाहिद का रोल छोटा है। शाहिद का कहना यह है कि भाई मैं इस फिल्म का हीरो हूं तो मेरा रोल बड़ा होना चाहिए, कृति का रोल छोटा होना चाहिए। और जो इस फिल्म का मेन प्रोड्यूसर है दिनेश विजन, उसकी और कृति की बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुरानी और बहुत जबरदस्त किस्म की, समझ रहे हो ना? तो जाहिर सी बात है दिनेश कृति का रोल काट ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दिनेश ने कह दिया है कि भाई साहब कृति का रोल तो नहीं कटेगा, आपको जो करना है कर लो। लेकिन शाहिद का कहना यह है कि भाई साहब मेरा रोल आप कृति से बड़ा मत रखिए, मेरा रोल कृति के बराबर भी मत रखिए, लेकिन कम से कम 90% तो रखिए। मैं हीरो हूं यार, मुझे साइड हीरो क्यों बना रहे हो? शाहिद भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि आप तो साइड हीरो भी नहीं हो। एक्चुअली अगर आपको इन्होंने साइड हीरो के रोल में भी लिया है तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने आपको 40 करोड़ रुपए दिए हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हकीकत यह है कि आपकी फीस होनी चाहिए 2 करोड़ रुपए। आपकी किसी भी फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जो बॉलीवुड वाले हैं ये अकल से पैदल हैं, जो आप जैसे फ्लॉप एक्टर को भी फिल्मों में हीरो लेते हैं। अक्की भाई की एक फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है वेलकम टू जंगल। मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म कितने में बनी, कितना रिकवर हुआ और कितना बचा। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 130 करोड़ रुपए, यानी कि यह फिल्म बनी 115 करोड़ में, पीएन ने 15 करोड़ का, टोटल हो गया 130 सीआर। जियो ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीदे हैं 81 सीआर में। इस फिल्म का म्यूजिक बिका है 21 सीआर में और निर्माताओं को ओवरसीज का एमजी मिला है 5 सीआर। मेरा ऐसा मानना है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम थिएट्रिकल बिजनेस होगा तकरीबन 60 to 70 सीआर, यानी निर्माताओं को शेयर मिलेगा मैक्सिमम 30 सीआर का। तो अगर टोटल रिकवरी को जोड़ दिया जाए तो बस उतने ही पैसे आए हैं जितने खर्च हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता यह फिल्म थिएटर्स में ज्यादा बिजनेस करती है, प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट का 70% जाएगा अक्की को और 30% जाएगा दो निर्माताओं को, यानी कि 15% ईच। तो ये फिल्म फ्लॉप होगी या हिट होगी, ये पूरा दारोमदार है थिएट्रिकल बिजनेस पर। अगर थिएट्रिकल बिजनेस कहीं ज्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात है। इस फिल्म के निर्माताओं का ऐसा मानना है कि ये फिल्म बिजनेस करेगी 400 से 500 करोड़ रुपए का। कितना भाई साहब? 400 to 500 करोड़। जो बॉलीवुड वाले हैं वो हमेशा ऐसे सपने देखा करते हैं, तो अगर ये लोग भी ऐसे सपने देख रहे हैं तो कुछ गलत तो इसमें है नहीं। क्या ही बोलेंगे भाई साहब। आप जानते ही हैं कि फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का झगड़ा चल रहा है। फेडरेशन ने रणवीर सिंह को बैंड कर दिया है, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटाने के लिए निर्माता टीपी अग्रवाल अदालत चला गया है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई ये निर्माता टीपी अग्रवाल कौन है, ये अदालत क्यों गया है? झगड़ा रणवीर और फरहान का है, तो टीपी अग्रवाल का इस बात से क्या लेना देना है? एक्चुअली मुंबई में निर्माताओं की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है इंपा। बहुत सालों तक टीपी अग्रवाल इंपा के बॉस रहे हैं और टीपी अग्रवाल के असिस्टेंट हुआ करते थे निर्माता अभय सिन्हा साहब। कुछ सालों पहले मौका देखकर अभय सिन्हा साहब ने टीपी अग्रवाल को हटा दिया और खुद इंपा का कर्ता धर्ता बन गया, यानी खुद इंपा का बॉस बन गया। अगर आपका एक असिस्टेंट आपको हटाकर खुद बॉस बन जाएगा तो जाहिर सी बात है अच्छा तो नहीं लगेगा। तो बस यही वजह है कि टीपी अग्रवाल रणवीर सिंह को सपोर्ट करने के लिए अदालत चला गया है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो टीपी अग्रवाल निर्माताओं को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, अगर इंपा मैं चलाऊंगा, इंपा का बॉस मैं हूंगा, तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, मैं एक्टरों को भी सपोर्ट करूंगा, मैं निर्माताओं को भी सपोर्ट करूंगा। तो अभय सिन्हा को हटाइए और मुझे वापस लाइए।
भाई साहब, बॉलीवुड में बहुत बड़ी बड़ी राजनीति चलती है, छोटी मोटी नहीं। बटले वरुण धवन की फिल्म है जवानी के प्रोड्यूसर हैं टिप्स वाले। टिप्स वालों ने इस फिल्म को बनाया है तकरीबन 125 CR में, और उनको ऐसी उम्मीद थी कि जैसे ही ये फिल्म रिलीज के करीब आएगी वैसे ही सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके ऑफिस में आ जाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे और इस फिल्म को खरीदेंगे। हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। टिप्स के ऑफिस में कुत्ता भी नहीं आया इस फिल्म को खरीदने के लिए। एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, तो निर्माता रमेश तौरानी साहब के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो इस फिल्म को कमीशन पर रिलीज करे, तो उन्होंने इस फिल्म को दिया है पीवीआर को रिलीज करने के लिए कमीशन पर। दिनेश विजन की एक फिल्म रिलीज हुई थी कभी, जिसका नाम था भूल चूक माफ। उसका हीरो था राजकुमार राव और हीरोइन कौन थी? मिठाई के शोरूम की ओनर वामिका गब्बी, जिसका मिठाई का शोरूम लोखंडवाला में है। उस फिल्म का जो लाइफ टाइम रियल बिजनेस हुआ था वो था 18 CR और पीवीआर ने बताया था 85 CR। कितना? 85 CR। 18 CR और 85 CR में क्या डिफरेंस है, आप जरा कैलकुलेट कर लो। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस फिल्म की आज एडवांस बुकिंग चालू हुई है सिर्फ कुछ थिएटर्स के लिए, और पहले ही दिन से 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि अगर टिकट की कीमत 200 रुपए है तो आपको सिर्फ 100 रुपए में मिलेगा पहले ही दिन से। तो ये जो पहले ही दिन से 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि इस फिल्म की कोई भी डिमांड नहीं है, किसी को भी ये फिल्म नहीं देखनी है, इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। लेकिन क्योंकि इस फिल्म को पीवीआर रिलीज कर रहा है, तो ये डिस्काउंट देने के बावजूद भी पीवीआर इस फिल्म का 100 करोड़ रुपए का बिजनेस डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि पीवीआर वो कंपनी है जो कोई भी बिजनेस डिक्लेयर कर सकती है बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। कमाल है आप लोगों के भाई साहब। इसी साल दिसंबर पर शाहरुख खान की फिल्म आ रही है द किंग। इस फिल्म की बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है और इसमें एसआरके के साथ है उनकी बेटी सुहाना खान। एसआरके की सभी फिल्मों का म्यूजिक बहुत बढ़िया होता है और यही वजह है कि जितनी भी म्यूजिक कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि उनको एसआरके की फिल्म का म्यूजिक मिल जाए। तो बताया जा रहा है कि शाहरुख खान को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए 45 CR का ऑफर है। कितना भाई साहब? 45 करोड़ रुपए का सिर्फ म्यूजिक के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहरुख खान आज की तारीख में कितना बड़ा सुपरस्टार है। किसी जमाने में कैटरीना और अक्षय कुमार की फिल्म आई थी वेलकम, जिसको डायरेक्ट किया था अनीस बज़मी ने। उस फिल्म का एक गाना था लंबा ऊंचा कद। जिस दिन वो गाना रिलीज हुआ था उस दिन से लेकर आज तक वो गाना सुपरहिट है, ब्लॉकबस्टर है। वेलकम के बाद वेलकम 2 आई थी। उस फिल्म में अनीस भाई ने इस गाने को यूज नहीं किया था, लेकिन अब वेलकम 3 आ रही है, यानी वेलकम टू जंगल, और इस फिल्म के डायरेक्टर है अहमद खान। तो अहमद खान ने उस गाने को अपनी इस फिल्म में यूज किया है, लेकिन अब इस गाने को फिल्माया गया है दिशा पता नहीं और अक्की पर। जाहिर सी बात है, फिल्म का डायरेक्टर है अहमद खान जो एक बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है, तो गाने की कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। गाने को दुबई में शूट किया गया है, लोकेशंस भी अच्छे हैं। लेकिन इस गाने को देखकर मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि दिशा कैटरीना को मैच नहीं कर पा रही है। कैटरीना उस वक्त में जब यह गाना रिलीज हुआ था बहुत ही सुंदर लड़की हुआ करती थी। कैटरीना अपने वक्त में बॉलीवुड की एक बहुत ही हसीन लड़की रही है, और कैटरीना इतनी लंबी थी कि उस पर यह गाना बिल्कुल फिट होता था, लंबा ऊंचा कद। दिशा की हाइट उतनी है ही नहीं कि उसके ऊपर यह गाना फिट हो। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस गाने को इस फिल्म में यूज नहीं किया जाना चाहिए था। अहमद भाई को अपनी फिल्म के लिए फ्रेश म्यूजिक बनाना चाहिए था और अच्छे गाने बनाने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों अहमद भाई अच्छे गाने अपनी फिल्म के लिए नहीं बना पाए और उनको यह पुराना गाना यूज करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है ये गाना अनीस भाई की फिल्म का है, तो अनीस भाई ये कह सकते हैं कि अहमद खान मेरा गाना यूज करके अपनी फिल्म को हिट कराना चाहता है, और अगर अनीस भाई ऐसा कहते हैं तो उनको गलत नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे निर्माताओं ने अपनी फिल्मों को मई के महीने में रिलीज नहीं किया IPL की वजह से, और अब उन सभी निर्माताओं को अपनी फिल्में रिलीज करनी है जून में। तो जून के हर एक वीक में 8 से 10 फिल्में रिलीज हो रही हैं। जो एग्जीबिटर्स हैं उनका कहना यह है कि भाई इतनी फिल्मों को पब्लिक देखने क्यों आएगी, कैसे आएगी? पब्लिक के पास इतना पैसा ही नहीं है, ना ही इतना टाइम है कि वो 8-10 फिल्में पर वीक देखे। तो बहुत सारे एग्जीबिटर से मेरी बात हुई, उनका यह कहना है कि ये निर्माताओं का फैसला बिल्कुल गलत है, ये सभी फिल्में सुपर फ्लॉप हो जाएंगी, निर्माताओं को कोई भी फायदा नहीं होगा। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है संजय गुप्ता साहब, जिन्होंने अपने कैरियर में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, जैसे कि कांटे, शूट आउट एट लोखंडवाला वगैरह वगैरह। संजय गुप्ता की फिल्मों में म्यूजिक हमेशा ही बढ़िया रहा है, उनके कान म्यूजिक के लिए बहुत अच्छे हैं, और आज की तारीख में हर फिल्म में पुराने गाने यूज किए जा रहे हैं।
इसकी वजह से संजय गुप्ता बहुत ज्यादा नाराज है। संजय ने नाराज होते हुए फिल्म मेकर से पूछा है कि अगर आप लोग इसी तरह पुराने गानों को नई फिल्मों में यूज करते रहे तो अब से 15-20 साल के बाद आप क्या करोगे? गाने बचेंगे ही नहीं, फिर किन गानों को अपनी फिल्मों में डालोगे आप? संजय का ऐसा मानना है कि जो फिल्म मेकर्स पुराने गाने यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपना फ्रेश म्यूजिक बनाना चाहिए, अपनी नई फिल्म में नए गाने डालने चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। कुछ वक्त पहले आमिर खान के बेटे की फिल्म एक दिन रिलीज होने वाली थी। उससे पहले आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया में जो थिएटर्स हैं वो बहुत कम है और ज्यादा थिएटर्स इंडिया में खुलने चाहिए, चाइना की तरह बहुत ज्यादा थिएटर्स होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में इंडिया में 9500 स्क्रीन है फिल्मों के लिए, और जो आमिर खान के बेटे की फिल्म एक दिन रिलीज हुई थी वो रिलीज हुई थी 500 स्क्रीन में। 2 हफ्ते पहले करण जौहर की एक फिल्म रिलीज हुई थी चांद मेरा दिल, वो भी तकरीबन 500 स्क्रीन में रिलीज हुई थी। कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड की 90% फिल्म में 500 से 1000 स्क्रीन में ही रिलीज होती हैं, 1100 स्क्रीन में भी रिलीज नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी आमिर टिंगू को चाहिए ज्यादा स्क्रीन। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आमिर टिंगू ज्यादा स्क्रीन्स का क्या करेगा। जो स्क्रीन्स अभी अवेलेबल है वो तो बंद पड़े हैं, उनके पास तो फिल्में नहीं है दिखाने के लिए, तो जो और स्क्रीन्स खुलेंगे उनका खर्चा कौन उठाएगा? यह इस बात का सबूत है कि टिंगू को बॉलीवुड के बारे में कितना पता है। यह इस बात का सबूत है कि इस आदमी को फिल्मों के बिजनेस के बारे में कितना पता है। पहली फिल्म से लेकर आज तक टिंगू का कैरियर सिर्फ तुक्के पर चल रहा है, इसको कुछ आता पता नहीं है, ना ही फिल्मों का इसको पता, ना ही फिल्मों के बिजनेस का इसको पता। आज की तारीख में बॉलीवुड के बहुत सारे लोग अदालत में जा रहे हैं और वहां पर अपने पर्सनालिटी राइट्स ले रहे हैं, यानी कि कोई भी कहीं पर उनके डायलॉग्स यूज नहीं कर सकता, उनकी मिमिक्री नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। वरुण धवन भी हाई कोर्ट गया और उसने भी फैसला लिया कि आज के बाद कोई भी वरुण धवन की पर्सनालिटी राइट्स यूज नहीं कर सकता। अब बताओ आप, वरुण को भी ऐसा लगता है कि कोई उसकी मिमिक्री करेगा, उसके डायलॉग्स यूज करेगा। साला क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। ऊपर वाले ने किस गोले पे मुझे भेज दिया, जहां वरुण धवन जैसे लोग भी रहते हैं जिनको यह लगता है कि कोई उनकी मिमिक्री करेगा, कोई उनके डायलॉग्स यूज करेगा और उससे पैसे कमाएगा। अरे मेरे भाई वरुण बटले, जो तेरा पड़ोसी है उसको भी नहीं पता कि तू हीरो है। जो तेरा सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, हलवाई, नाई, धोबी, कसाई है वो भी तेरी फिल्म नहीं देखना चाहता। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दे। अरे मेरे भाई, तेरे डायलॉग्स कोई क्यों यूज करेगा? कौन सुनेगा उनको? अगर कोई यूज करेगा तो लोग जूता फेंकेंगे उसके ऊपर, गालियां देंगे उसको, उल्टा मार खाएगा वो आपके डायलॉग्स यूज करके। तो कैसे कैसे सपने देख रहे हो यार आप? कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो मेरे भाई। बॉलीवुड में यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा से नए निर्माता आते ही रहते हैं लूटने के लिए। आते हैं प्लेन में बैठकर, लूटते हैं, चप्पल पहनकर ट्रेन में बैठकर वापसी चले जाते हैं। तो अब एक नॉर्थ इंडियन फैमिली बॉलीवुड में आई है, बॉलीवुड वालों को यह सिखाने के लिए कि फिल्में कैसे बनती हैं। राणा फैमिली के बहुत सारे लोग हैं और इन्होंने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है जीना दिल से। राणा फैमिली का एक लड़का है आदिश राणा, उसी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और बताया जा रहा है कि यह लड़का अमेरिका से पढ़कर आया है फिल्म बनाना। आप अपने अंदाजे से बताइए कि इस फिल्म में कितनी लड़कियां होंगी? 2, 4, 6? मैं एक ही फिल्म की बात कर रहा हूं, 4-5 फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं। 8, 10? नहीं भाई, इस फिल्म में है 12 लड़कियां। कितनी भाई साहब, 12 लड़कियां। और फिल्म 12 बजे रिलीज हुई, 1 बजे उतर गई, क्योंकि फिल्म में 12 लड़कियां हैं। फिल्म जब 12 बजे रिलीज हुई तो जाहिर सी बात है पूरे इंडिया में किसी भी शो में एक आदमी भी इस फिल्म को देखने नहीं आया। तो जो थिएटर वाले थे वो क्या करते? उन्होंने 1 बजे फिल्म को उतार दिया। इस फिल्म को बनाया गया है तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए में, यानी कि ये 8 से 10 करोड़ रुपए गटर में चले गए हैं। राणा फैमिली बॉलीवुड वालों को बताना चाहती थी कि देखो फिल्में कैसे बनती हैं, सुपरहिट फिल्में कैसे बनती हैं। 10 तो गए, लेकिन क्योंकि लड़का है फिल्म मेकर तो कम से कम एक फिल्म तो ये राणा फैमिली और बनाएगी जरूर। 10-15 उस पे लगेंगे। जहां 20-25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, फिर ये जिंदगी में कभी भी मुंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोएंगे। मुंबई आना तो बहुत दूर की बात, फिल्में बनाना तो बहुत दूर की बात।
कमाल कमाल के लोग आते हैं बॉलीवुड में यार। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।